नमस्कार साथियों, आज आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज़ बहुजन इतिहास। आज हम दिल्ली में आए हैं। दिल्ली की जो 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, हम उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने सेगमेंट में आए हैं। तो 12 सीटों का जो उपचुनाव है उस पे आज हम बात करने के लिए ख़ास तौर से हमारे दक्षिणी दिल्ली के जो हमारी एक सीट पड़ती है वार्ड नंबर 163 ए संगम विहार, हम उस पे आए हैं। तो जो हमारे यहाँ के ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनके ऑफिस पे आया हूं और उन्हीं से कुछ सवाल लेंगे। तो मेरे साथियों, आप देखिए आरबीएस न्यूज़ बहुजन इतिहास। सरहद पर तनाव है क्या, सरहद पर तनाव है क्या, ज़रा पता तो करो देश में चुनाव है क्या। तो चुनाव को आज इस मद्देनज़र हम आए हैं संगम विहार की वार्ड नंबर 163 ए संगम विहार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। डॉक्टर साहब, आज हम आए हैं, हमारा जो सेगमेंट है आरबीएस न्यूज़ का, वो आज दिल्ली की 12 जो चुनाव चल रहे हैं, 12 सीटों पे उपचुनाव का, उसी के मद्देनज़र हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं 12 सीटों पे, उसमें बीएसपी ने अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है और ना ही बीएसपी के जो जिम्मेदार लोग हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो गए या और कोई भी जिम्मेदाराना पद पे जो बैठे हैं, उनका कोई भी बयान आया है। तो इस कड़ी में जो बीएसपी का कैडर है, बीएसपी का जो कोर वोट है या जो बहुजन संगठन है छोटे छोटे, जो इन्होंने अपना बीएसपी के लिए वोट तैयार किया है या अपना ग्राउंड तैयार किया है, वो इस स्थिति में किसको वोट दें? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप छोटे छोटे बहुत सारे इस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते रहते हैं और जनता को अपनी जो आवाज़ है आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुंचती रहती है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। प्रश्न आपका ये है कि 12 सीटों पे जो चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। तो ये पहली बार तो है नहीं ऐसा। चुनाव, बहुत सारे उपचुनाव बार बार होते हैं, इक्का दुक्का कहीं चुनाव पार्टी ने लड़ा हो, लेकिन ज़्यादातर चुनाव उपचुनाव बहन जी नहीं लड़ती हैं। बहन जी का आदेश है कि उपचुनाव नहीं लड़ते हैं। बात यह है कि इसमें उनका जो कोर वोट है, जो बीएसपी का कैडराइट वोट है, उसका क्या होगा जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी का ये वो है, पार्टी का स्टैंड है, कहीं ना कहीं पार्टी का कुछ ऐसा मैसेज आएगा बहन जी के जरिए से जो उस पर लोग उस पर ध्यान रखेंगे। अभी समय है, अभी आज 22 तारीख हुई है, 30 तारीख का मतदान होना है। बहन जी जो भी करेंगी अच्छा करेंगी, उम्मीद करते हैं। और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बहन जी उनको क्या आदेश करती हैं उसके हिसाब से उनका काम होगा। तो वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही कुछ होगा। बहन जी हमेशा दूरदर्शी लीडर है हमारी और अच्छा सोचने का काम करेंगी, वो अच्छा सोचेंगी और अपना नुकसान नहीं करेंगी। ये मुझे ज़रूर पता है कि पार्टी का भी नुकसान नहीं होगा, उनका व्यक्तिगत भी कोई नुकसान नहीं होगा, समाज का भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये वही निर्णय वो लेके हम लोगों को देंगी। और इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी का जो कैडराइट वोट है वो आज न्यूटन है, वो न्यूटन होकर के बैठा है, बहन जी के आदेश का इंतजार कर रहा है। और प्रदेश की जो टीम है, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जो भी हैं, जो जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं, उनका इंतजार कर रहा है। जगह जगह कहीं कहीं कुछ ऐसा है, कहीं कहीं व्यक्तिगत किसी ने जो से प्रत्याशी अपना बना लिया है। जैसे हमारे क्षेत्र में 163 वार्ड में हमारे बहुजन समाज के बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, माननीय डीसी कपिल साहब, उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब वो पार्टी का क्या एजेंडा है, पार्टी की क्या गाइडलाइन है, उसका आएगा। उसके बाद हम खुद न्यूटन हैं अभी, क्योंकि हम तो बीएसपी समर्थक हैं, तो हम खुद ही न्यूटन हैं, हम खुद नहीं कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं बहन जी कुछ आदेश भेजें, बहन जी का कोई आदेश आए, उस आदेश के आधार पे हम लोग काम करें। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि कुछ न कुछ ऐसा डिसीजन आएगा जिसको हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। ये वही डीसी कपिल हैं जो इंजीनियर डीसी कपिल है, जो इंजीनियर थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और शरद चंद्र पवार की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी थे ये? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है? नो 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 नो, ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, आजाद उम्मीदवार। बीएसपी से तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं जी। बीएसपी से नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुजन समाज के लिए काफ़ी लंबे समय से
काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना व्यवसाय, ड्यूटी, नौकरी सारी त्याग दी और पूरी तरीके से उन्होंने समर्पित भाव से समाज के लिए काम कर रहे थे। आज उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना पर्चा दाखिल किया है। क्षेत्र की जनता का प्यार मिल रहा है उनको, और हो सकता है कि क्षेत्र की जनता लगातार इसी तरीके से प्यार उनको देती रही तो एक बार उनकी झोली में जीत जरूर जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि एक बिहार में जो भी हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बसपा के, हालांकि वैसे जीतने तो 10 थे, लेकिन गड़बड़ी करके बहन जी का फिर उस पर ट्वीट भी आया और भी उनके प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट आया जो बिहार के हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। तो कुल मिला के उन्होंने एक सीट जीती है और उस सीट के जो प्रत्याशी हैं सतीश कुमार यादव, ये जब दिल्ली में बहन जी से मिलने आते हैं तो इनकी एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है, जो बहन जी कुर्सी पे बैठी हैं और पिंटू यादव नीचे बैठे हैं। तो इसको लेके जो विपक्षी दल हैं ये बहुत सुर्खियाँ इस पे बटोर रहे हैं, कह रहे हैं ये राजा रानी का खेल चल रहा है, महारानी सिंहासन पे बैठी है। इस तरह की बहन जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की कतार लगी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत अपनी राय देता हूँ। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष तो अच्छे कामों में भी कमियां निकाल सकता है जी, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत राय आपको बताता हूँ कि पार्टी की एक अपनी गाइडलाइन होती है जी। और अक्सर कर मैंने देखा है बहन जी के जितने भी प्रोग्राम रहे हैं, बहन जी मंच पे अकेली ही रहती हैं। साहब थे तब साहब भी रहते थे, लेकिन जब से साहब नहीं है, बहन जी के कंधों पर जब जिम्मेदारी आई है और हमारे समाज की बहन है, हम सब लोग उनको एक बहुत दिल से सम्मान दे करके उनको याद करते हैं। हाँ, कुछ महसूस तो हुई है कि नीतियाँ, कहीं न कहीं नीतियों में कुछ परिवर्तन है, क्या है, कैसा है, ये बहन जी का व्यक्तिगत निर्णय है या कोई उनका गाइडलाइन है या पार्टी की गाइडलाइन है या जो हमारे विधायक जी हैं उनकी खुद की इच्छा थी इस तरीके से बहन जी का सम्मान करना। बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं। इस पे हमें कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहन जी का हमेशा से त्याग और तपस्या जो समाज को मिली है उस पे हम लोग बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। अब जो आपने कहा कि ऐसे ट्वीट हो रहे हैं, तो ट्वीट तो देखो ये विपक्ष का काम है। विपक्ष तो बहन जी पे हमेशा बी टीम का आरोप लगाता है। बहन जी को विपक्ष हमेशा बी टीम का आरोप लगाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में अभी जो 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, बहन जी तो चुनाव नहीं लड़ रही ना। नहीं लड़ रही। अब बताना, बीजेपी अगर चुनाव जीतेगी तो कांग्रेस बी टीम बनेगी या आम आदमी पार्टी बी टीम बनेगी? कौन बनेगा बी टीम? दूसरी बात, दिल्ली में तो बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर है। दक्षिण, अभी इसमें चले जाइए आप, ये आपका संगम बिहार विधानसभा में, जहाँ पर हमारे जो विधायक हैं वर्तमान में चंदन चौधरी जी, उनकी सीट कैसे जीती? कांग्रेस ने हरवाया उनको, तो बी टीम कौन हुआ बीजेपी का? तो बहन जी के ऊपर देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस देश में 2 पार्टियाँ चल रही हैं इस टाइम पर, एक एनडीए और एक इंडिया। इंडिया के साथ बहुत सारे गठबंधन हैं, एनडीए के साथ भी बहुत सारे गठबंधन हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है, विचारधारा दोनों की एक ही है। इंडिया जीत जाए तो वही विचारधारा चलेगी, वही व्यवस्था चलेगी, और एनडीए जीत गई तो भी वही व्यवस्था चलेगी। इन दोनों का व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था जैसी की तैसी ही रहेगी। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज का शोषण चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों का होना ही होना है। इनका शोषण जब भी रुक सकता है अगर बहन जी जैसा ईमानदार, कर्मठ और त्यागी पुरुष, अगर त्यागी इंसान अगर व्यवस्था पर बैठेगा तो व्यवस्था बदली जाएगी, अन्यथा व्यवस्था वही रहेगी, चाहे इंडिया आ जाए चाहे एनडीए आ जाए। हम इससे किसी से खुश नहीं हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं एक बात से सहमत हूँ कि जब तक, देखिए मैंने क्या, दोनों मिल करके, इंडिया हो चाहे एनडीए हो, दोनों मिल करके बहन जी को हराने की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। बहन जी को हराने का काम कर रहे हैं, बहन जी को रोकने का काम कर रहे हैं। उन्हें बिहार में अगर ये अकेले चुनाव लड़ लो, तेजस्वी अलग लड़ लें और नीतीश कुमार जी अलग लड़ें, बीजेपी अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, और फिर बता देते हैं बहन जी की कितनी सीटें आएंगी। ये बहन जी का नुकसान जो कर रहे हैं, दोनों संगठन मिलकर कर रहे हैं। इनको पता है
ये क्यों संगठित हैं? क्योंकि इनको पता है कि एक एक करके हम बेंजी से जीत नहीं सकते, बेंजी की पार्टी से जीत नहीं सकते, इसलिए ये मजबूरी में एक हैं और बेंजी को रोकने का काम ये कर रहे हैं। और अच्छे शासन को, सुशासन को जो सुशासन ला सकता है, जो पार्टी सुशासन ला सकती है, SC ST OBC दबे कुचले वंचित समाज की आवाज़ अगर कोई ला सकता है तो सिर्फ बेंजी ला सकती हैं, और उन्हीं बेंजी को न आ पाए, इसलिए इंडिया और इंडिया दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ, ये आरोप उन पर अक्सर कई बार लगा है, क्योंकि वो खुद एक SC तबके से आती हैं, SC वर्ग से आती हैं, इसी करके उनके ऊपर ये आरोप बहुत ही प्रमुखता से और प्रखरता से लोग लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। हालांकि उनके भी ट्वीट और उनके ट्वीट दोनों के चल रहे हैं, उनके समर्थक समाजवादी पार्टी के पुरानी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की दोनों अदावत जब चल रही थी। जी जी, तो वो चल रही है, लेकिन अब आप कह रहे हैं SC ST OBC पे, तो हम आपको SC ST OBC पे, आप भी OBC महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, और हमें अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि आपके ही क्षेत्र में आपके SP सिंह बघेल, जो OBC समाज के एक बड़ा चेहरा है और सांसद हैं अलीगढ़ से, उनकी आगरा से सांसद हैं, और वो आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करना चाह रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक सुबह वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पे मैंने अपनी बात को रखा है और मैंने ईमानदारी से रखा है। उसमें हमने किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं की है। मैंने स्पष्ट बोला है कि SP सिंह बघेल ही नहीं, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी भी आएंगे और भी बहुत सारे लीडर OBC समाज के अगर आएंगे, तो OBC महासभा के नेतृत्व में डॉक्टर वीर सिंह बघेल सभी साथियों के साथ मिलकर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की ताकत रखता है, और रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। उसका कारण है क्योंकि ये जो तीतर हैं, जो पिंजरे में रह करके मालिक का दाना खाने का काम करते हैं, वही तीतर को जंगल में ले जा करके छोड़ते हैं और उनको तीतर को बोलते हैं, तो वो तीतर आवाज़ देता है। तो तीतरों को लगता है, जो जंगल के तीतर होते हैं, कि हमारे समाज का व्यक्ति है कोई, इसलिए वो तीतर को सुन करके वो तीतर सारे आ जाते हैं और शिकारी उन तीतरों पे जाल फैला करके उनको पकड़ लेता है और वो मारे जाते हैं। तो मैं इन तीतरों को इसलिए रोकना चाहता हूं कि हमारे समाज का जो भोला भाला इंसान है वो इन तीतरों की आवाज़ में ना फंसे और उनका फंसा करके ये शिकारी उनका फंसा करके उनका शिकार न कर ले जाए, इसलिए हमें इन तीतरों को रोकना है। तो जब आपके ही समाज के जो माननीय सांसद हैं, जब वो अपनी सभा करेंगे, तो आपके OBC समाज के तो लोग वहाँ चले जाएंगे, आप कैसे रोकेंगे डॉक्टर साहब उन्हें? देखिए, हमारा संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हम किसी को मारने थोड़ी जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें राइट दिया है, हमें अधिकार दिया है, हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, जनता के बीच में जो होगा देखा जाएगा। अगर कानूनन हमें अपराध में फंसाया जाएगा तो फंसा दीजिए। मैं कभी किसी से, देखो, सत्य के लिए डरता नहीं हूँ। राजनीति हो चाहे सामाजिक कार्य हो, सत्य सत्य होता है। हम सत्य की बात करते हैं, हम असत्य के साथ नहीं चलते, हम सत्य के साथ चलेंगे। कोई व्यक्ति अगर गलत करेगा, समाज का हनन करेगा, समाज के साथ अन्याय करेगा, समाज को गड्ढे में डालने का काम करेगा, समाज को गलत दिशा देने का काम करेगा, हम उसको रोकेंगे। तो जब डॉक्टर साहब आपका समाज ही उनके साथ चला जाएगा, तो आप किसको समझाएंगे और किसके साथ काले झंडे दिखाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसने कहा कि सारा समाज चला गया? ये किसने कहा? देवली के अंदर जो OBC समाज है, देखिए, क्या कोई भ्रमंश लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। हमें तो अभी पता ही नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आएगा, हमें सूचना मिलेगी, हम अपनी तैयारी करके बैठे हैं, हम कहीं जा थोड़ी रहे। हम तैयारी करके बैठे हैं कि हम उन लोगों का विरोध जरूर करेंगे और संवैधानिक तौर पर करेंगे। हमें उनसे मतलब नहीं है कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ, हमें कोई बम थोड़ी फेंकना है वहाँ पे जाके। अरे वो उनका अधिकार है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर चल रहे हैं, हम भी बाबा साहब के संविधान के आधार पर चलेंगे। वो अपनी बात काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम विरोध करेंगे, वो अपनी बात रखें। हम उनको मारेंगे थोड़ी, हम उनको कोई लठ से थोड़ी मारेंगे। बाबा साहब ने संविधान दिया है ना, हमें संवैधानिक तौर पे अपनी बात रखेंगे। संविधान की बात चल रही है यहाँ पे अभी, जो 6 दिसंबर को डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, संविधान की आप बात कर रहे हो, 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है।
और जिसके लिए सभी लोग लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति नहीं दे रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी भावना है, अपना अपना भाव है। कोई किसी को मानता है तो कोई किसी को मानता है। जिन लोगों की बाबा साहब के साथ में आस्था जुड़ी हुई है, बाबा साहब के विचारों के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को एक बड़े स्तर पर शोक व्यक्त करना चाहते हैं, उनके जाकर के वहाँ पे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत है? वो परमिशन दे नहीं रही है। अभी परमिशन देती किसको है? वो अभी यात्रा को दी थी ना, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को दी थी ना आप लोगों ने, उसको भी मैंने बोला था। देखिए, ये तानाशाही सरकारें चल रही, ये अच्छे काम के लिए परमिशन देती नहीं है। आपके महापुरुषों को ख़त्म करना चाहते हैं। हमें इनसे परमिशन से लेना, कोई परमिशन हमें लेना कहाँ है? हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है ना, संविधान के ऊपर है क्या उत्तर प्रदेश सरकार? तो परमिशन हमें चाहिए किसकी? बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाला और उन्होंने हमें ऐसे ऐसे काम करके दिए हैं जो मुझे किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। नोएडा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, कौन से सरकार की दिक्कत है उसमें? हमारा स्थल है वो, हमारे बाबा साहब का हम उसमें परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे, क्या बुराई है? उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को कोई रोक नहीं सकता। हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। जो 100 करोड़ लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे। कोई भी सरकार इस व्यवस्था को रोक नहीं सकती, ये मेरी वादा है। तो साथियों, ये थे हमारे बेबाकी से अपनी बात को प्रमुखता से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी आपने बात करी है चुनाव की, तो देवली विधानसभा में, देवली के जो नगर निगम चुनाव है 163 वाला, उसमें जो चल रहे हैं वो कौन जीतेगा कौन हारेगा, 4 प्रत्याशी हैं वहाँ पर और एक से एक धुरंधर प्रत्याशी, कोई किसी से कम नहीं है। आर्थिक रूप से बेशक कोई कम हो सकता है, लेकिन वैचारिक रूप से डीसी कपिल सबसे भारी है। डीसी कपिल सबसे भारी है। कुछ गलतियां हुई हैं, व्यक्तिगत कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज उनको ये समय देखना पड़ रहा है। और वास्तविक अगर वो मानवर कांसीराम साहब की बात को माने होते, ये मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को माने होते, बहन कुमारी मायावती जी की बात को माने होते, तो आज डीसी कपिल साहब ये नहीं होते। डीसी कपिल साहब एक अलग विचारधारा, अलग ताकत होते। ये सिर्फ व्यक्तिगत कमी होने के कारण उनको ये समय देखना पड़ रहा है, लेकिन वैचारिक रूप से मजबूत व्यक्ति है। कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, इस बात को आज हम भूल बैठे हैं, क्योंकि डीसी कपिल साहब हमारे सीनियर लीडर हैं। उन्होंने क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ समय ऐसा चला, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। तो हम सब लोग तैयार हैं, हमारे क्षेत्र की जनता तैयार है। उनको कल भी उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग मांगा, तो क्षेत्र की जनता ने उनको कल भी सहयोग दिया। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी के लिए बहुत सारे मौके हैं और पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का क्या आदेश आएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर अपने आप में ये समझ के बैठा हो कि हमारी बापोती है, बापोती को भूल जाए। नीति पे काम होता है, नीति पे। मानवर कांसीराम साहब की एक नीति थी। मानवर कांसी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नारा लगाते हैं ना, हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये इनका नारा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुराई हुई थ्योरी है। ये मानवर कांसीराम साहब का था। ये मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि बूथ हमारा मजबूत होना चाहिए, और उन्होंने किया काम, पूरे देश में काम किया, साइकिल से यात्रा की। अब वो ठीक है, समय के आधार पे लोगों का बहुत सारा नीतियों में परिवर्तन हुआ है तो उसका नुकसान भुगत रहे हैं। नीतियों में परिवर्तन होगा तो नुकसान भी हो सकता है। नीति आपकी अच्छी होगी तो आपके लिए फ़ायदामंद होगा। नीतियों में खुद ही देखना है, हमसे मत बुलवाओ। जो पार्टी के लीडर हैं वो अपने आप को देखें कि वो कर क्या रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, कमी कहाँ है। अगर देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते हैं, देखो बेटा एग्जाम देता है, कोई बच्चा एग्जाम देता है, अगर वो असफल हो जाता है तो उसकी मेहनत पर प्रश्न मार्क लग जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत में कमी रही।
और अगर फेल हो जाता है तो समझिए कि उसने मेहनत की ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि पार्टी अगर कहीं कमज़ोर है तो हमारी नीतियों में कहीं दिक्कत है, इसको समझना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष को ही समझना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को समझना चाहिए, प्रभारियों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, नीति हमेशा काम करती है। नीति क्या है? हमारे पिताजी एक जमींदार थे और पिताजी के पिताजी राजा थे। अब मैं क्या करूं? काम कर दूं, बंद कर दूं? अब तो नंगा है ना हम, अब तो कुछ नहीं है। दादा थे ना राजा तो, लेकिन आज क्या है मेरे पास? आज हमको डेली कमाना पड़ रहा है। क्या हमारे पिताजी दादा राजा दादा थे, उस कहने से पेट भर जाएगा क्या? उन्होंने संघर्ष नहीं किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उनको गद्दी में मिली थी सारी व्यवस्थाएं, कितना संघर्ष किया। मेरी बात सुनिए, बाबा साहब ने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, मामूली व्यवस्था थी क्या? मानवर कांसीराम साहब ने परिवार त्याग दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने परिवार त्याग दिया, उन्होंने पूरा। आज मैं क्या बोलूँ आपको? बहन जी की त्याग का एक मिसाल है, मानवर कांसीराम साहब की त्याग का एक मिसाल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमें देखना है। जो प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, जो अपने बेटों को बड़े बड़े होटलों में जाकर के ठहरा रहे हैं और बात करते हैं मानवर कांसीराम साहब की, कैसे करोगे आप? आपका समाज जहाँ है वहीं है। जहाँ था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जहाँ हम लोगों को छोड़ के गए थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पता था कि ये गुलाम हैं, ये जो बदमाश हैं, ये इनको समाज की एक एक व्यक्ति की जरूरत थी, जानकारी थी। तभी तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज के बच्चों, अगर आप हमारे मिशन को आगे नहीं ले जाने पाओ तो कम से कम इतना कर देना कि यहीं पे डटा रहे, इससे पीछे ना जाए। तो कोई वीर पुरुष फिर पैदा होगा, कोई बाबा साहब जैसा, तो वहीं से उठा करके फिर चल देगा। लेकिन हमारे लोग कर क्या रहे? हमारे लोगों ने फिर उसको इतना नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इतना रगड़ मार रहे हैं कि मिशन नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि बाबा साहब के वंशज, बाबा साहब की औलाद आज भी जिंदा है, जो बाबा साहब के मिशन को मजबूती से पकड़े बैठे हैं। बाबा साहब का नाम और बाबा साहब की फ़ोटो को तो आजकल डॉक्टर साहब हर पार्टी यूज़ कर रही है। देखिए, बाबा साहब की फोटो यूज करना एक अलग बात है, बाबा साहब के विचारों पर चलना एक अलग बात है। फोटो से क्या करना है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक बार आपने उनका पढ़ा होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक पार्क में बैठ करके, अस्वस्थ थे वो, तो धूप में, सर्दी के टाइम में, जाड़े के टाइम में पेपर पढ़ रहे थे और पेपर बड़ा था, ऐसे करके पढ़ रहे थे, तो देखा कि बाबा साहब को पूजने वालों की लाइन लग गई, पैर छू रहे हैं सब, और बाबा साहब अपने पेपर में मस्त। क्योंकि वो तो एक अजूबा व्यक्ति थे, वो कोई महान, बहुत महान शख्सियत थी, ऐसा विश्व में न पैदा हुआ, कोई ना होगा। ये भी कह रहा हूं मैं, ये होगा भी नहीं। कोई उम्मीद कर करके बैठा हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बराबर का इंसान इस भारत में, दुनिया में कहीं पैदा हो जाए, इस उम्मीद को छोड़ देना। ना हुआ है और ना होगा, ये वादा मैं कर रहा हूं। वो व्यक्ति पेपर पढ़ रहे थे, जब बाबा साहब ने पेपर हटाया तो बाबा साहब लाठी रखते थे, क्योंकि अस्वस्थ हो गए, लाठी रखते थे। देखा ये तो लाइन लगी बाबा साहब के पैर पूजने के लिए। बाबा साहब ने कहा, नालायको, आपको मैंने ये बोला था कि मेरे पैर पूजना? मैंने कहा था कि मैंने जो 50,000 किताबों की लाइब्रेरी आपको दे दी है, इसको पढ़ लो, इसको काम करो, हमारे पैरों में कुछ नहीं है, बाबा साहब ने कहा। तो ये क्या है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये भ्रमित करते हैं हमारे लोगों को, ये भ्रमित करते हैं। क्या भ्रमित करते हैं? आपने राजस्थान की मरीचिका पढ़ा है? मैंने पढ़ा है राजस्थान की मरीचिका। राजस्थान की मरीचिका का क्या अर्थ होता है कि राजस्थान में ऐसी जंगल, वहाँ पे पथरीली जगह, एरिया ज़्यादा है, तो आप दूर से देखेंगे तो सामने से लगेगा वहाँ पानी है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो आगे लगेगा वहाँ पानी है। इसको कहा गया है राजस्थान की मरीचिका। तो ये लोग क्या करते हैं विपक्ष वाले कि बाबा साहब को यूज करते हैं। तो हमारे समाज के भोले वाले लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, अब तो बीजेपी बाबा साहब की बात कर रही है, इसका मतलब बाबा साहब के काम को करेगी। वो बाबा साहब को मात्र फोटो में यूज कर रही है। और नहीं, बता दीजिए पूरे देश में बाबा साहब की कितनी बात मानी जा रही है? सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कर रही है तो बाबा साहब के विचारों पर किया जा रहा है, बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्था है
मैं आपको फिर भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को क्षेत्र में पूरे देश में फैलाने का काम करते हैं। मैं बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे पत्रकारों का मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि कम से कम आप बेबाकी से अपनी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को पहुंचा तो पा रहे हैं। और अक्सर कर हमने देखा है गुलाम पत्रकार हैं, मीडिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन आपका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप एक छोटे से व्यक्ति की भी आवाज़ को बड़े स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देखिए, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आजकल की लोगों की सुर्खियों में है ही, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खुद ही खो दी है। तो इसी के सेगमेंट के साथ हम आज आए थे साउथ दिल्ली की वार्ड नंबर 163 ए सीट संगम विहार पे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीर सिंह बघेल, ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली। तो आप सभी लोग देखते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आरबीएस न्यूज़ की तरफ से मैं मयंक प्रधान, कैमरामैन राजकुमार के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम।